हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ऐसे तजुयांग के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स भी उस मास्क की वजह से डेडलैंड के अंदर आ चुके थे, जो कि फेंगडू सिटी के नाम से फेमस था। वहाँ पे हर एक सोल को उनके कर्मों के मुताबिक सजा दी जाती थी और ऐसा तजुयांग वहाँ पे अपने एंशिएंट आइलैंड सेट के डिसेबल्स की सोल्स को ढूंढने के लिए आए हुए थे, लेकिन उसके लिए उन्हें फेंगडू ब्रिज को पार करना था। पर उसे पार करने से पहले वहाँ पे ब्रिज पे उनकी मुलाकात मेंगपो नाम की एक ओल्ड लेडी के साथ होती है, जो कि वहाँ पे सभी सोल्स को एक तरह का सूप पिला रही थी और वो सूप पीने के बाद ही वो लोग वहाँ पे उस ब्रिज को पार कर पा रहे थे। लेकिन ऐसा तजुयांग वो सूप नहीं पीते और जैसे ही वो वहाँ पे फेंगडू ब्रिज को पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से उनके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ गया था। लेकिन ऐसा तजु अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्टिव बैरियर को एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर चुके थे, जो देखकर तो उस बूढ़ी लेडी के होश ही उड़ चुके थे। उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को फेंगडू सिटी की उसी ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐसा तजुयांग को इतनी आसानी के साथ उस ब्रिज को पार करते हुए देखकर वो बूढ़ी औरत वहाँ पे हैरान होते हुए कह रही थी, आखिर ये पर्सन है कौन? ना तो ये इंसान है और ना ही कोई भूत। ये बहुत ज्यादा अजीब है। आज से पहले फेंगडू सिटी की हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके इस सब के बारे में जाकर घोस्ट लॉर्ड को बताना होगा। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे अपने पास एक क्लोन ट्रेसमैन को बाहर निकाल लेती है, जिसके अंदर वो अपनी पावर को इंजेक्ट करते हुए अपनी तरह का ही एक क्लोन बना लेती है। और जैसे ही उसका क्लोन उसके सामने आता है तो वो ऑलरेडी वहाँ पे अपने क्लोन से कहती है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मेरी पोजीशन को संभालो, तब तक मैं घोस्ट लॉर्ड से मिलकर आती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे एक एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए बहुत ही तेजी के साथ सिटी लॉर्ड मैंशन की तरफ बढ़ जाती है। जबकि हम देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी का क्लोन दोबारा से सूप बनाने में लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ऐसा तजु दोबारा से वहाँ पे उस ओल्ड लेडी के पास आकर कोल्टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, तुम्हारा सिटी लॉर्ड कहाँ है? ऐसा तजुयांग को इस तरह से अचानक से अपने सामने आते हुए देखकर वो ओल्ड लेडी वहाँ पे घबरा जाती है और वो तुरंत ही एक तरफ इशारा करते हुए कहती है उस तरफ। उस ओल्ड लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजुयांग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो चुपचाप बिना इमोशंस के उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को फेंगडू सिटी के ग्रेट मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ कोई बुक पढ़ रहा था, जिसके अंदर वो एक घिसी-पिटी स्टोरी लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कह रहा था, रिबॉर्न स्टोरी, ब्रोकन एंगेजमेंट, बार बार वही घिसी-पिटी स्टोरी से मैं इन घटिया स्टोरीज को पढ़ पढ़ के तंग आ चुका हूँ। वो कमीना घोस्ट राइटर है, पिछली एक सदी से ऐसी बेकार की स्टोरीज लिख रहा है। मुझे लगता है कि इसे भी अब अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा, इसे भी खत्म करना ही पड़ेगा। और ये कहकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे अभी गुस्सा हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ओल्ड लेडी मेंगपो वहाँ पे आ जाती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, घोस्ट लॉर्ड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेंगपो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सारी बुक्स जो कि घोस्ट लॉर्ड के सामने मौजूद होती है, वो सारी की सारी नीचे गिर जाती है। और तभी घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे हड़बड़ाकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, अब क्या हो गया? घोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे गुस्सा होते हुए देखकर मेंगपो जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर उन्हें सब कुछ बताते हुए कहती है, एक कोल्ड फेस वाला हेल किंग हमारी फेंगडू सिटी के अंदर आ गया है, जो कि ना तो इंसान है और ना ही भूत। मैंने उसे बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है, जिसके चलते वो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। मुझे लगता है उस पर्सन के चलते हमारी फेंगडू सिटी के अंदर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। जरूर से वो फेंगडू सिटी का भविष्य बदलने के लिए आया है। आपको यकीन नहीं होगा, उसने बिना सूप पिए ही फेंगडू ब्रिज को पार कर लिया था। मेंगपो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब की बार घोस्ट लॉर्ड भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गया था और वो वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, उस पर्सन का कल्टीवेशन लेवल क्या है? अब ये सवाल सुनकर मेंगपो वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे हिचकिचाकर जवाब देते हुए कहती है, वो की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है। पर भले ही वो की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन पर वो इससे आगे कुछ भी कह पाती। उससे पहले हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे जोर से हंसते हुए कहता है, क्या वाकई में तुम्हें की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर से घबरा गई हो? की रिफाइनिंग स्टेज के मामूली से कल्टीवेटर से मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए जब चाहे मसल सकता हूँ। ये कहते कहते हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड की आंखों से डेमोनिक ऑरा भी रिलीज होने लगा था, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग मिस निंग्यू को देखते हैं, जिसके ऊपर अभी तक भी लगातार वो डेमोनिक फ्लावर्स अटैक कर रहे थे और वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर उसे इस बात का भी एहसास था कि वो वहाँ पे ज्यादा देर तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन नहीं रख पाएगी, इसलिए वो वहाँ पे परेशान होते हुए कह रही थी, न जाने ऐसा तजुयांग कहाँ चले गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि फेंगडू सिटी में आने के बाद वो कहीं खो गए हो? मुझे जितना जल्दी हो सके खुद को यहाँ से आजाद करवा कर उन्हें ढूंढना ही होगा। पर अभी वो वहाँ पे परेशान होते हुए ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी गिरने लगती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डीमन फ्लावर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए थे। और डीमन फ्लावर्स को वहाँ पे इतनी आसानी के साथ खत्म होते हुए देखकर निंग्यू को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और जब वो सामने की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे अपने सामने ऐसे तजुयांग खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि मिस निंग्यू को देखकर मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहते हैं, निंग्यू चलो मेरे साथ आओ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा तजुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू भी वहाँ पे खुश होते हुए खुशी खुशी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पे याद आता है कि
ऐसे तजुयंग तो ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर ये पर्सन कौन होगा? और ये कहकर अचानक से हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है तो ये सब कुछ भी उस इल्यूजन का ये किस्सा है। मिस निंगयू का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से ऐसे तजुयंग की बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाती है और तुरंत ही वो डिमोनिक फ्लावर्स वहाँ पे दोबारा से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला कर चुके थे, जहाँ पे अब की बार मिस निंगयू के लिए भी वहाँ पे खुद को बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, पर फिर भी वो वहाँ पे जितना हो सके उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डिमन फ्लावर्स चारों तरफ से उसे अपने अंदर जकड़ चुके थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को सोल टेम्पटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी सोल्स को उनके कर्मों के मुताबिक सजा और इनाम दिया जाता था। काफी सारी सोल्स सोल टेम्पटिंग हॉल की तरफ ही आगे बढ़ रही थी और कुछ सोल्स वहाँ पे परेशान होते हुए कह रहे थे। कहा जाता है कि जो सोल भी सोल टेम्पटिंग हॉल के अंदर चली जाती है उसके बाद उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिलकर ही रहती है, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले। वो सोल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक लेडी सोल वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहती है जब तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो फिर तुम किस बात से डर रहे हो। इस बीच हम लोग वहाँ पे ऐसे तजुयंग को देखते हैं, वो भी वहाँ पे उन सोल्स का पीछा करते हुए सोल टेम्पटिंग हॉल के सामने ही पहुंच चुके थे और वो वहाँ पे सोल टेम्पटिंग हॉल के ऊपर लगे हुए बोर्ड को बहुत ही गौर से पढ़ रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि एक सोल वहाँ पे ऐसे तजुयंग के पास आ जाती है जो कि अपनी पिछली पास्ट लाइफ की वजह से ऐसे तजुयंग को जानता था। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ये तो ऐसे तजुयंग है, जबकि ऐसे तजुयंग वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए कार्टून में कह रहे थे तो ये है सोल टेम्पटिंग हॉल, जहाँ पे सोल्स को उनके गुनाहों के मुताबिक सजा दी जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सोल वहाँ पे चिल्लाते हुए ऐसे तजुयंग को देखकर कहता है ऐसे तजुयंग क्या वाकई में ये आप हैं? लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और अगर आप यहाँ पे फेंगडू सिटी के अंदर आ ही गए थे तो आप सोल टेम्पटिंग हॉल के अंदर क्यों आ गए? लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे तजुयंग उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते और वो चुपचाप सोल टेम्पटिंग हॉल में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पे देखते ही देखते वो एक मेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ग्रेट हॉल के अंदर उन लोगों को अपने सामने एक बहुत बड़ा एंशिएंट ब्लैक टर्टस दिखाई देता है, जिसके सामने काफी सारे सोल्स लाइन बना के खड़े हुए थे। ऐसे तजुयंग वहाँ पे सब कुछ काफी गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो सोल वहाँ पे ऐसे तजुयंग को बताता है कि ये सोल टेम्पटिंग हॉल का मेन ट्रायर है, जिसे एंशिएंट ब्लैक टर्टस स्टैचू कहा जाता है। जो कोई भी इस टर्टस के ऊपर जाके खड़ा होता है तो उसके गुनाह सबके सामने आ जाते हैं, जिसके चलते वो पर्सन चाहकर भी अपने गुनाहों को नहीं छुपा सकता। उस सोल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसे तजु के फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे कोल टून में कह रहे थे इंटरेस्टिंग है, जबकि हम देखते हैं कि वो सोल वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है जिस पर्सन के गुनाह ज्यादा होते हैं उन्हें 18th लेवल ऑफ हेल के अंदर फेंक दिया जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उन्हें अपने कर्मों के मुताबिक सजा दी जाती है। जितना बड़ा आपका गुनाह होगा आपको उतना ही नीचे लेवल में फेंका जाएगा। इस बीच हम देखते हैं कि ऐसे तजु की नजर सामने थ्रोन की तरफ जाती है, जहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक स्पीयर मौजूद था और साथ ही साथ उसने अपने फेस के ऊपर एक पेपर लगा रखा था जिसके ऊपर एक आई बनी हुई थी। जबकि हम देखते हैं कि वो सोल वहाँ पे बाई तरफ इशारा करते हुए तजुयंग को बताता है कि वहाँ पे आपको डोर ऑफ लाइट दिखाई दे रहा होगा। वो लोग जो कि बेकसूर होते हैं उन्हें डोर ऑफ लाइट के अंदर भेज दिया जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों का दोबारा जन्म होता है। और अभी वो सोल वहाँ पे तजुयंग को ये सब कुछ बता ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सामने की तरफ एक सोल जैसे ही जाकर उस ब्लैक टर्टस स्टैचू के ऊपर खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे ब्लू एनर्जी के साथ ग्लो करना शुरू कर देता है और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस पर्सन के सारे कर्म सबके सामने आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे चाइनीज टेक्स्ट फॉर्म में लिखे हुए थे। उन सारे वर्ड्स को पढ़ने के बाद वहाँ की जजमेंटल लॉर्ड उस सोल से कहती है तुमने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को मारा है, पर वो सभी लोग इवल थे और तुमने लोगों की भलाई के लिए उन सभी को मारा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए तुम्हें एक और जन्म लेने का मौका दिया जाता है और अपने अच्छे कर्मों के चलते तुम्हारा अगला जन्म एक नोबल फैमिली के अंदर होगा और तुम बहुत ही अमीर बनकर पैदा होगे। जजमेंटल लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वो उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए सीधा डोर ऑफ लाइट के अंदर चला जाता है। वहीं ऐसे तजुयंग जो कि वहाँ पे सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो अचानक से वहाँ पे मुस्कुराते हुए कार्टून में कहते हैं काफी इंटरेस्टिंग है। तभी हम देखते हैं कि एक और सोल वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ब्लैक टर्टल्स के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और इस बार उस ब्लैक टर्टल के अंदर से ब्लू नहीं बल्कि रेड तरह की एनर्जी निकलने लगती है और पहले की सोल की ही तरह उसके कर्म भी उसके सामने लिख कर आने लगे थे, जिससे बढ़कर जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है तुम जुबान के तो बहुत ज्यादा मीठे हो, लेकिन तुम्हारा दिल पूरी तरह से जहर से भरा हुआ है। दूसरों की खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती और इसी वजह से तुमने सिर्फ एक पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, जिनका कसूर बस इतना था कि वो लोग खुश रहते थे। तुम उनकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुमने रातों रात ही उस पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और उनकी फैमिली में जो लड़की थी उसके तो तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। असल में वो एक लड़की की सोल थी जो कि तुरंत ही वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर माफी मांगते हुए कहती है जजमेंटल लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया था, मैंने जो कुछ भी किया था वो बस अपनी खुशी के लिए किया था। क्या अगर हम लोग अपनी खुशी के लिए कुछ करते हैं तो वो बुरी बात होती है? उस लेडी सोल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे अपने पास से एक पेन को बाहर निकालते हुए कहती है तो तुम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हुए मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रही हो। ये सब कुछ तुम्हारी इसी मीठी जुबान की वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें टंग टेरिंग हेल में भेजने की सजा देती हूँ, वो भी अगले पूरे 500 सालों के लिए। जजमेंटल
जजमेंटल लॉर्ड कैसा कहती है हम देखते हैं कि अचानक से उस हॉल के नीचे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो लेडी सीधा उसके अंदर गिरने लगी थी, लेकिन गिरने से पहले वो जजमेंटल लॉर्ड से माफी मांगते हुए खुद को बचाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो उसे भी बुरी सोल्स की तरह हेल के अंदर भेज देती है। उसकी ऐसी सजा को सुनकर तो हम देखते हैं कि बाकी सभी सोल्स वहाँ पे थर-थर कांपने लगे थे, जबकि एंसेस्टर ज़ू जो कि वहाँ पे ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो इस फैसले से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये सजा उन्हें कम लग रही थी, अगर वो सजा सुनाते तो वो काफी कड़ी सजा होती। खैर इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे हेललैंड अपीयर होता है और हमें हेललैंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तरह तरह की बुरी सोल्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही थी। हर एक सोल अपने गुनाहों की सजा भुगत रही थी। किसी को गर्म तेल की कढ़ाई में तला जा रहा था, तो किसी को कोड़े मारे जा रहे थे, तो किसी की पर फायर शॉट्स की बरसात की जा रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस बुरी लेडी को भी वहाँ पे ले जाया जाता है, जहाँ पे हेल्थ सोल्स उसका मुंह पकड़कर खोल देते हैं और तुरंत ही वहाँ पे जजमेंटल लॉर्ड अपीयर होती है, जो कि उसकी जुबान को बाहर खींचकर उसे उस लेडी सोल के गले के चारों तरफ लपेट देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस लेडी को वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और ये सब कुछ एक के बाद एक लूप में चल रहा था, यानी कि ये कभी न खत्म होने वाली सजा थी। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो बुरे सोल्स वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गए थे, जबकि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कोल्ड टोन में कह रहे थे, गुनाह करने के बाद जितना मर्जी भाग लो, लेकिन एक न एक दिन कर्मों की सजा मिल के ही रहती है। खैर सामने की तरफ हम देखते हैं कि एक और सोल ब्लैक टर्टल्स के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और इस बार भी ब्लू नहीं बल्कि रेड एनर्जी ही निकलती है। और जैसे ही उसके गुनाह सामने आते हैं तो जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, तो तुम लोगों को अच्छी चीजें दिखा कर बाद में खराब चीजें बेचा करते थे और सिर्फ तुमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बाकी लोगों के बिजनेस को आग लगा दी थी, जिसमें काफी सारे मासूम लोग भी जान से मारे गए थे। जजमेंटल लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो तुरंत ही जवाब देते हुए कहता है, जजमेंटल लॉर्ड मैं तो बस झूठी एडवर्टाइजमेंट करता था, वो लोग खुद ही मेरे ऊपर यकीन करके मेरा सामान खरीद लेते थे, तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? क्या वो लोग अंधे थे जो सामान देखकर नहीं खरीदा करते थे? वो सोल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू यांग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पे कोल्ड टोन में हैवी आवाज में कहते हैं, तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये दोबारा ह्यूमन बन के पैदा होना डिजर्व भी नहीं करता। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम सबसे ज्यादा घटिया इंसान हो, यानी कि तुम गुनाह करते भी हो और अपना गुनाह मानते भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा के तौर पर हेललैंड के 18th लेवल के अंदर भेज रही हूँ। 18th लेवल वो था जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक सजा दी जाती थी। इस बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू यांग के पास जो सोल खड़ा हुआ था, वो एंसेस्टर ज़ू यांग से सवाल करते हुए पूछता है, एंसेस्टर आपको जजमेंटल लॉर्ड का इंसाफ कैसा लग रहा है? वो हर किसी को उनके गुनाहों के मुताबिक काफी अच्छी सजा दे रही है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो सोल वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कह रहा था, इतनी छोटी सी गलती के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा सुना रही है, ये तो नाइंसाफी है। जिस पे हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, अगर तुम इस सब का कसूरवार किसी और को ठहराना चाहते हो तो खुद को ही ठहराओ, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम जितने ज्यादा घटिया दिखते हो, तुम्हारी सोच उससे कई गुना ज्यादा घटिया है। जजमेंटल लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए अपने पास से एक गोल्डन सिक्कों की थैली बाहर निकाल लेता है और इवल स्माइल करते हुए जजमेंटल लॉर्ड से कहता है, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये तोहफा पसंद आएगा और इसके बदले में आप मेरी सजा को कम कर देंगी। ये कहकर वो वहाँ पे गोल्डन सिक्कों से भरी हुई वो थैली जजमेंटल लॉर्ड के हवाले कर देता है। जजमेंटल लॉर्ड भी वो थैली अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम नेगोशिएट करना काफी अच्छी तरह से जानते हो, अब जब तुमने इतना कार्य दिया है तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डोर ओपन कर रही हूँ, तुम उससे होते हुए यहाँ से जा सकते हो। जजमेंटल लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे खुश होकर अपनी जगह पे खड़ा हो गया था और वो वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था, मुझे पहले से ही पता था कि ये मेथड जरूर काम करेगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर भी ये मेथड हमेशा काम करता था। और ये कहकर वो वहाँ पे जंप करता हुआ ब्लैक टर्टल से नीचे आ गया था और तुरंत ही उसके सामने एक पोर्टल भी ओपन हो गया था, जिसे देखकर वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जबकि जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे उसे कहती है, ये रहा तुम्हारा स्पेशल डोर। जजमेंटल लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करते हुए जैसे उस स्पेशल डोर के अंदर कदम रखता है तो हम देखते हैं कि वो सीधा हेललैंड के 18th लेवल के अंदर जा गिरता है, जहाँ पे उसे बहुत ही बुरी तरह से सजा मिलने लगी थी। लेकिन इस सब के चलते हम देखते हैं कि उस पर्सन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्सा होकर जजमेंटल लॉर्ड को बुरा भला बोलते हुए कह रहा था, तुमने मेरे पैसे भी ले लिए और मेरा काम भी पूरा नहीं किया, तुम तो बहुत ही घटिया किस्म के लोग हो, ये मेरे साथ नाइंसाफी है। उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे उसके पैसे अपने पास रखते हुए गुस्से से कहती है, ये फेंगडू सिटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ही फेंगडू सिटी के अंदर आकर हमें ही रिश्वत देने की? जिन जिनको ये सजा मिल रही है ऐसे लोग तो हमारे चारों तरफ से भरे हुए हैं। इवन हम में से भी काफी सारे लोग ये गुनाह करते हैं पर इसे गुनाह समझते ही नहीं है, बल्कि अपना हक समझते हैं, जैसे कि ये कोई बुरा काम है ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक सब्जी वाला अच्छी सब्जी दिखाकर खराब सब्जी देता है, एक शॉप वाला अच्छा माल दिखाकर खराब माल बेचता है और ऊपर से दूसरे को बुरा भला कहता है, तो आगे चलकर ऐसे लोगों का अंजाम भी बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर्सन की सजा वहाँ पे भी नहीं रुकी थी। जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे अपना फैसला सुनाते हुए कहती है, तुम्हें पूरे
500 सालों की सजा सुनाई जाती है और 500 सालों बाद जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद तुम अगले जन्म में एक कीड़े बनकर पैदा होगे, तब जाकर तुम्हें तुम्हारी औकात के बारे में पता चलेगा। जजमेंटल लॉर्ड के इस फैसले से तो हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग वहाँ पे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और अब की बार वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कह रहे थे नाइस, काफी अच्छा फैसला था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है अगली बारी किसकी है। जजमेंटल लॉर्ड कैसे कहती है हम देखते हैं कि एसेटा जू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस ब्लैक टर्टिस के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं और जैसे एसेटा जू के कदम उस ब्लैक टर्टिस के ऊपर पड़ते हैं तो ना तो ब्लू एनर्जी निकलती है और ना ही रेड एनर्जी निकलती है, बल्कि एसेटा जू यंग की बारी में वहाँ पे गोल्डन एनर्जी निकलने लगी थी, जो देखकर सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने ऐसी एनर्जी कभी भी नहीं देखी थी। इवन जजमेंटल लॉर्ड खुद भी हैरान थी। तभी हम देखते हैं कि एसेटा जू के कर्म भी लिख कर आने लगते हैं। सबसे पहले लिख कर आता है कि उन्होंने एक पर्सन को मारा है, जो देखकर बाकी के सोल्स वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे थे। इसकी एनर्जी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इसने हजारों लोगों को मारा होगा, पर ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकला। इसने सिर्फ एक ही इंसान को मारा है, पर ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि इसने उस इंसान को मारा क्यों था। पर अभी वो सोल वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसका साथी सोल वहाँ पे गुस्सा होकर उससे कहता है तुम अंधे हो क्या, जरा गौर से देखो, वहाँ पे सिर्फ एक नहीं लिखा हुआ बल्कि 1.24 मिलियन लिखा हुआ है, यानी कि उसने 12,40,000 लोगों की जान ली है। अब ये नंबर पढ़कर तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे चौंक उठे थे, किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था और वो सभी लोग आपस में खुसर फुसर करते हुए कह रहे थे आखिर ये पर्सन है कौन और भला कोई इंसान एक साथ इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद ब्लैक टर्टल से कोई गलती हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वो नंबर दोबारा से बदलना शुरू हो जाते हैं और अब लिखा हुआ आता है कि एसेटा जू यंग ने पूरी दुनिया के लोगों को खत्म किया हुआ है। ये पढ़कर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के चेहरे सफेद हो गए थे। इवन हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड तो अपनी जगह पे उठ खड़ी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नंबर वहाँ पे भी नहीं रुकते और देखते ही देखते वो नंबर वहाँ पे इनफिनाइट हो गए थे, यानी कि एसेटा जू यंग ने इतने सारे लोगों को मारा हुआ था कि उसकी कोई गिनती ही नहीं थी। जो देखा तो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई गॉड है जिसने बुरे लोगों को सजा देने के लिए इतने सारे लोगों को मारा हुआ होगा, जरूर से वो सभी लोग विलन्स ही रहे होंगे। उस सोल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सोल्स भी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये एक महान हीरो है। और देखते ही देखते ये बात पूरे ग्रेट हॉल के अंदर फैल जाती है और अब वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे एसेटा जू यंग की तारीफों के पुल बांधने लगे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड तो अभी तक भी वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी क्योंकि आज से पहले उसका ऐसी किसी सिचुएशन से मुकाबला ही नहीं हुआ था, इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या फैसला ले। वो जल्दी से वहाँ पे एक बुक को बाहर निकालते हुए कहती है हो सकता है कि इसके अंदर नाम हो। वो लाइफ एंड डेथ बुक थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बुक के अंदर भी उस एसेटा जू यंग का नाम नहीं मिलता, जो देखकर वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है ये सब कुछ कितना अजीब हो रहा है। लाइफ एंड डेथ बुक के अंदर भी इस पर्सन का कोई नाम नहीं है, हालांकि आज तक जिस किसी ने भी जन्म लिया है लाइफ एंड डेथ बुक के अंदर उसका नाम जरूर होता है। तो क्या इसका मतलब है ये लाइफ एंड डेथ रूल से बाहर है। और ये सोचकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो डायरेक्टली वहाँ पे एसेटा जू यंग से सवाल करते हुए पूछती है आखिर तुम हो कौन। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग भी वहाँ पे टर्टल से जंप करके नीचे आकर कोल्टून में उसे जवाब देते हुए कहते हैं मैं ट्यालन सेट का जू यंग हूँ और मैं यहाँ पे अपने एंशिएंट ट्यालन सेट के डिसेबल्स की सोल्स को लेने के लिए आया हूँ। एसेटा जू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जजमेंटल और वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है अपनी ये बकवास बंद करो, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और क्योंकि तुमने इतने सारे लोगों को मारा है तो इसका मतलब है कि तुम कोई अच्छे इंसान तो नहीं होगे, इसलिए मैं तुम्हें अगले 500 सालों के लिए सजा के तौर पर हेललैंड के अंदर भेजती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे हेललैंड को सामने ले आती है। अब जैसे ही हेललैंड वहाँ पे सामने आता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखकर एसेटा जू वहाँ पे भारी आवाज से कोल्टून में कहते हैं तो तुम इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे रोकना चाहती हो। और ये कहकर एसेटा जू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को अनलीश करते हुए अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं। और जैसे जैसे वो अपने कदम को आगे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्रेट हॉल थर थर कांपने लगा था। इवन हेललैंड के अंदर भी वाइब्रेशन हो रही थी, जो देखकर तो जजमेंटल लॉर्ड के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी सोल्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पर्सन क्या करने जा रहा है। और देखते ही देखते जैसे एसेटा जू यंग वहाँ पे हेललैंड के पास पहुंचते हैं तो अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ हेललैंड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वहाँ पे जितने भी सोल्स थे वो सभी वहाँ पे उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से उड़ते हुए वहाँ से बहुत दूर जा गिरे थे। और दोबारा से उन सभी लोगों की जुबानों पे सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था आखिर ये पर्सन है कौन जिसने सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर से ही हेललैंड तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब वो सभी लोग वहाँ पे एसेटा जू यंग को डिवाइन बीइंग कहकर बुलाने लगे थे, जबकि एसेटा जू यंग वहाँ पे कोल्टून में कहते हैं तुम लोगों का ये सुप्रीम ट्रायर कितना ज्यादा बेकार था जो कि मेरी मामूली सी एनर्जी को भी नहीं संभाल पाया, तो फिर तुम ऐसे घटिया
ट्रायर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को क्या ही सजा दोगे। एसएस जुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंगडू सिटी के जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, ये हमारी फेंगडू सिटी का हजारों लाखों साल पुराना ट्रायर था जिसका इस्तेमाल करते हुए हम बुरी सोल्स को सजा देते थे और तुमने इसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब कुछ करने की। और ये कहकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहती है, जल्दी से जाकर घोस्ट लॉर्ड को इस सब के बारे में बताओ। जबकि हम देखते हैं कि एसएस जुयांग को तो वहाँ पे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो शांति से अपनी जगह पे खड़े हुए थे और वो तुरंत ही अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस सुप्रीम ट्रायर के एक टुकड़े को अपने सामने ले आते हैं, जहाँ पे उस सुप्रीम ट्रायर के पीछे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जिन्हें पढ़कर एसएस जुयांग वहाँ पे कार्टून में कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है। और ये कहकर अब की बार एसएस जुयांग वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर को उस सुप्रीम ट्रायर के अंदर डाल देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एसएस जुयांग के चारों तरफ घूमने लगा था। लेकिन एसएस जुयांग वहाँ पे भी नहीं रुकते, वो वहाँ पे उस ट्रायर के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करते हुए कार्टून में कहते हैं, मार्चे। एसएस जुयांग कैसे कहती है हम देखते हैं कि वो सुप्रीम ट्रायर वहाँ पे दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो गया था और देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर अंदर वो सुप्रीम ट्रायर पूरी तरह से रिपेयर होकर सामने आ जाता है, जो देखकर जजमेंटल लॉर्ड भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम इसे रिपेयर कर रहे थे? और तुमने सिर्फ इसे रिपेयर ही नहीं किया बल्कि इसे अपग्रेड भी कर दिया है और इसकी साइज को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जो कि अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जजमेंटल लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस जुयांग वहाँ पे कार्टून में कहते हैं, तुम्हारा इंसाफ तो काफी अच्छा था लेकिन तुम्हारी सजा देने के मेथड्स बहुत ज्यादा कमजोर थे, पर अब तुम लोग इस टायर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उनके गुनाहों के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हो। ये सुप्रीम ट्रायर अब से फेंगडू सिटी की नई पहचान बनेगा और सबसे बड़ी बात है अब इससे कोई भी गुनहगार नहीं बच पाएगा, फिर चाहे वो फेंगडू सिटी का लॉर्ड ही क्यों ना हो। एसएस जुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड तुरंत ही वहाँ पे एसएस जुयांग के सामने अपना सर झुकाते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा, आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि रिपेयर कर रहे थे। और ये कहकर वो वहाँ पे एसएस जुयांग का शुक्रिया अदा करती है, जो देखकर एसएस जुयांग वहाँ पे कार्टून में उसे एक ही सवाल पूछते हैं, तुम्हारा सिटी लॉर्ड कहाँ है। एसएस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे हड़बड़ा जाती है, जबकि एसएस वहाँ से आगे बढ़ते हुए कार्टून में उससे कहते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, तुम्हारा सिटी लॉर्ड कहाँ पे मौजूद है। एसएस जुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड एसएस जुयांग से कहती है, एसएस प्लीज आप मेरे पीछे आइए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें घोस्ट लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ वही सारी बुक्स पढ़ रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसे वहाँ पे छींकें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे घोस्ट लॉर्ड के बारे में ही बातें कर रहे थे। और इसी कमाल की सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।